Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today we are going to solve CUET PG 2019 paper. This paper is very old as you guys can see the year. ये paper I think starting का है when CUET PG was starting. So इस पेपर में आप लोगों को सोशोलॉजी के साथ साथ सोशल वर्क के क्वेश्चंस भी मिलेंगे. ओके, आई थिंक उस टाइम पे एक ही पेपर होता था फॉर सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क. सो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सोशल वर्क के भी देखेंगे. नाउ उन क्वेश्चंस पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है बिकॉज आई एम नॉट अ सोशल वर्क स्टूडेंट. सो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है जो प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर से क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी. बट आंसर्स मैंने उसके ढूंढ लिए हैं. सो आंसर मैं आपको बता दूंगी. ओके, नाउ इफ आई वांट टू टीच सोशल वर्क देन आई हैव टू स्टडी फॉर दैट, राइट. आई हैव टू सी कि किस तरह का वो सब्जेक्ट है, कैसा अप्रोच है, देन ओनली आई कैन टीच. सो आई डोंट टीच समथिंग दैट आई डोंट नो माई सेल्फ, राइट. सो हम लोग सोशोलॉजी के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और सोशल वर्क के सिर्फ आंसर्स टिक करेंगे. ओके, नाउ कोई भी क्वेश्चन में गाइस प्रॉब्लम होगा तो यू हैव टू सी दी कमेंट सेक्शन. किसी भी क्वेश्चन में अगर करेक्शन होगा गाइस सो यू हैव टू सी दी पिन्ड कमेंट. चाहे वो कोई भी हो, जितने भी क्वेश्चंस के सेशंस हैं ना यूट्यूब पे, जितने भी मॉक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, उनका पिन्ड कमेंट ज़रूर चेक किया करो क्योंकि कोई भी ऐसा करेक्शन होता है जो मैं बाद में करती हूँ तो वो मैं पिन्ड कमेंट में ही कर देती हूँ. ओके, तो आपको पिन्ड कमेंट पे ज़रूर फोकस करना है. नाउ 75 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास में एंड यू गाइज ऑलरेडी नो. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके 75 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं. ओके, नाउ दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG 2025 आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पर देखो सारा डिस्क्रिप्शन दिया है सो इसको अच्छे से पढ़ लेना. ओके, रिफंड नहीं होगा. एक बार आपने अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया तो फिर रिफंड पॉसिबल नहीं है. और इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो कि यहाँ पर 10 फुल लेंथ है बट मैं आपको इसमें यूनिट वाइज जो टेस्ट हैं वो भी कराऊंगी. और साथ में वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट भी है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है. सो दोज ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन आप लोग कर सकते हो. अभी इस पे 14% डिस्काउंट चल रहा है. सो यू गाइज कैन चेक दैट इन दी टेलीग्राम. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 1 से लेके 25 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के हैं तो वो हम लोगों को सॉल्व नहीं करने हैं क्योंकि अब जनरल एप्टीट्यूड आपके एग्जाम में नहीं आएगा, राइट. सो 26 से देखते हैं. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द केस स्टडी टूल. इसमें से कौन सा है जो केस स्टडी टूल का लिमिटेशन नहीं है, यानी यहाँ पर क्या होगा, एडवांटेज होगा. देखो, कैप्चरिंग इन डेप्थ डेटा, रिक्वायरिंग मोर मैन पावर, time consuming, requiring competence. Now the correct answer here is A. Capturing in depth data जो है वो केस स्टडी का एडवांटेज है, स्ट्रेंथ है, ना कि उसकी वीकनेस या लिमिटेशन है. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हाउ इज अ नल हाइपोथेसिस डिनोटेड. नल हाइपोथेसिस को हम लोग कैसे लिखते हैं. सो यू ऑल नो दैट हम लोग नल हाइपोथेसिस को इस तरीके से लिखते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज HO या 0 जैसा भी मान लो. H1 जबकि यूज होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए. Okay, please remember this. Question number 28. Which of the following research tool collect data from existing documents and record. एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड मतलब पहले से कोई डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है, अगर आप उसमें से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो ये क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे या फिर आर्काइवल. सो द करेक्ट आंसर हियर इज आर्काइवल. प्लीज रिमेंबर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में हम लोग वॉच करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बिहेवियर को, राइट. जबकि इंटरव्यू में हम लोग वर्बल इंटरेक्शन करते हैं. सर्वे में हम लोग क्वेश्चन या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, जैसे सेंसस हो गया आपका सर्वे में, राइट. बट आर्काइवल में हम लोग प्री एग्जिस्टिंग डेटा को स्टडी करते हैं, ओके, या वहां से डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज डीटेरिटोरलाइजेशन. सो डीटेरिटोरलाइजेशन क्या होता है, सीलिंग ऑफ टेरिटरी, डीमार्केटिंग द टेरिटरी, कोलैप्स ऑफ टेरिटरीज या नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है C, दैट इज कोलैप्स ऑफ टेरिटरी, क्योंकि डीटेरिटोरलाइजेशन का मतलब ही होता है टेरिटरी को खत्म कर देना. यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइब्स. कभी कभी आपने देखा होगा ना, एक
एक जगह पर, एक टेरिटरी में जो ट्राइब रहता है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। सो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, डी टेरिटोरियलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो है री टेरिटोरियलाइजेशन, जहाँ पर उनको एक नया स्पेस दे दिया जाता है रहने के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना, इट इज़ कोलैप्स ऑफ टेरिटरीज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऑप्शंस में दे देंगे अल्टर्ड, म्यूटेटेड, यानी चेंज करना, ठीक है। इवन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जब भी टेरिटरी को हम अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो सारी चीज़ें डी टेरिटोरियलाइजेशन में आ जाती हैं। और जब हम फिर से टेरिटरी बनाते हैं, फिर से हम न्यू स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो री टेरिटोरियलाइजेशन हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल में यू गाइस कैन ऑलवेज रिमेंबर ट्राइब्स या इंडिजिनियस पीपल, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, वेरी इजी क्वेश्चन। द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड इन्वायरन ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी टर्म है। अब देखो इन्वायरमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, बट देयर आर बेसिक थिंग्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेट के अकॉर्डिंग। नेट में इन्वायरमेंट का एक अलग से यूनिट है, तो वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग मैराथन सेशन में करेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है जो आ सकती है एग्जाम में। अब देखो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था कि इन्वायरमेंट कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। सो हर वर्ड के बारे में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एनटीए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज फ्रेंच। और इन्वायरन का मतलब भी याद कर लो, दैट इज सराउंडेड या इन सर्कल। ओके, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे उस वर्ड का मीनिंग पूछ लें, तो प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 31, हु डिफाइंस हिंदू मैरिज एज अ रिलीजियस सैक्रेमेंट? आर एन शर्मा, के एम कपाड़िया, पी एन प्रभु या फिर इरावती कार्वे? प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज ए। एंड ये क्वेश्चन भी आता है कि हिंदू मैरिज क्या है, तो भी याद रखना रिलीजियस सेक्रेमेंट है, ओके। जबकि मुस्लिम मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वुमेन हैव राइट ओवर प्रॉपर्टी? इसमें से कौन सा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें वुमेन के पास राइट होता है प्रॉपर्टी पे? मिताक्षरा, इलोम, दयाभाग या फिर तारावाद? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज दया भागा। प्लीज रिमेंबर दया भागा या दया भाग, ठीक है। देखो मिताक्षरा में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो बाय बर्थ असाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप लोग याद रखिएगा। मोस्टली ये जो असाइन होता है वो सन को होता है, ठीक है। इसमें वुमेन्स की कोई एंट्री नहीं है, यानी डॉटर वगैरह का रोल नहीं है। जबकि दया भागा में क्या होता है, यहाँ पर बाय डेथ होता है, यानी डेथ के बाद ही आपको इनहेरिटेंस मिलेगा, ठीक है, या साइन होगा। सो यहाँ पर वाइफ और डॉटर भी आ जाते हैं, ओके ना। बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे इलोम एंड तारवाद, सो तारवाद एक्चुअली नायर्स ऑफ केरला का जॉइंट फैमिली है। नायर ऑफ केरला, ये कीवर्ड्स याद रखो, इनकेस कोई क्वेश्चन आ जाए और आप लोग इससे सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। ये एक मेट्रियार्कल जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है। सो जब जॉइंट फैमिली हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। इवन ये जो इलोम है ये भी जॉइंट फैमिली ही होती है, ओके। बट यहाँ पर देखो नायर्स हैं कम्युनिटी, और यहाँ पर नंबूदर, ओके। मैं आपको पढ़ाऊंगी इलोम तारावाद जॉइंट फैमिली, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से कुछ बेसिक है जो आ जाता है, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, बट बेसिक्स मैं आपको एक मैराथन सेशन में पढ़ा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, अगेन द वर्ड कास्ट डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? नाउ विच वर्क नहीं, यहाँ पर वर्ड होगा। कास्ट कौन सी लैंग्वेज से आया है? वी ऑल नो इट इज स्पेनिश, बट कभी कभी आपको ऑप्शंस में पोर्टुगीज भी दिख जाएगा, तो वो भी आंसर सही होगा, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों होंगे तो आप स्पेनिश के साथ जाना, बट अगर स्पेनिश नहीं है तो फिर हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कास्ट
आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर बैड थ्रोट। देखो, कास्ट जो है वो वर्ड कास्टा से आया है, कास्टा। ओके, ये भी याद रखना, कभी कभी वर्ड का मीनिंग पूछ लेते हैं। सो कास्टा का जो मतलब है वो 4 मतलब है जो आपको याद रखना है। एक तो रेस, देन लीनियज, देन ट्राइब एंड देन ब्रीड। ओके, इनमें से कोई भी आएगा तो वो सही होगा। इसके कास्टा के जो मीनिंग है वो 4 है, सो प्लीज रिमेंबर। Question number 34. The eldest member of Tarwad entrusted with the management of property is known as what? तारवाद में जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, जो सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रियार्क, मेट्रियार्क, कर्ता या कार्नवा? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज कार्नवा। प्लीज रिमेंबर, जैसे भी इसको प्रोनाउंसिएट करो तुम लोग वैसे कर लो, राइट। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। और पेट्रियार्क क्या होता है, यू गाइज नो? पेट्रियार्क मीन्स मेल हेड, राइट, एंड मेट्रियार्क का मतलब फीमेल हेड। कर्ता इज एसोसिएटेड विद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और ये तो हम लोग को पता ही चल गया है दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ओके, सॉरी प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पढ़ाऊंगी मैं ये कॉन्सेप्ट एलोम एंड तारवाद का, प्लीज़ डोंट वरी। एक क्लास लगेगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनोस? नाउ एथनोस वर्ड का मीनिंग क्या है, सीधे सीधे ये पूछ लिया है। सो प्लीज रिमेंबर, इट इज सी, दैट इज एथनिक ग्रुप। एकदम लिटरल मीनिंग में अगर हम जाएं, सो इट इज एथनिक ग्रुप। ओके, अगर एथनिसिटी की बात करें हम लोग, तो एथनिसिटी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। एंड नेशन, यू गाइज नो, नेशन का मतलब क्या है? टेरिटरी वेयर इट्स पीपल आर लेड बाय सेम गवर्नमेंट। तो ये भी याद रखना, कभी कभी नेशन, नेशनहुड, इन सब की छोटी छोटी मीनिंग्स आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। जो भी ऑप्शंस में आपको वर्ड्स मिल रहे हैं उनके भी वन लाइनर नोट्स आपको बनाने हैं। जैसे नेशन के बारे में एक डेफिनेशन हो गई, नेशनहुड के बारे में एक हो गई, राइट। सो अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन के बारे में हम लिख सकते हैं टेरिटरी वेयर सेम गवर्नमेंट, राइट। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि नेशनहुड क्या हो सकता है, एक लाइन की डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं और फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या डिफरेंस है नेशन में या नेशनहुड में, एथनिक ग्रुप में या एथनिसिटी में, ठीक है। सो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, आफ्टर विच आश्रम अ पर्सन इंटर्स संन्यास आश्रम? वेरी इजी, आश्रम से हमेशा क्वेश्चन आता है सीयूईटी पीजी में, सो इसको जरूर अच्छे से पढ़ना। ना, इन्होंने क्या पूछा है? आफ्टर विच आश्रम, यानी सन्यास के पहले कौन सा आश्रम आता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। सो गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वनप्रस्थ, सेवाश्रम। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वनप्रस्थ, ठीक है। अब क्या होता है ये सब, देखो, सबसे पहला आश्रम जो होता है गाइस वो है ब्रह्मचार्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में याद कर सकते हैं स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट होते हैं यानी ब्रह्मचार्य में होते हैं। देन हम लोग गृहस्थ में जाते हैं जहाँ हम लोग हाउस होल्डर बनते हैं, right, that means when you get married. after गृहस्थ हम लोग वनप्रस्थ में जाते हैं। सो वनप्रस्थ क्या है? इट इज रिटायरमेंट, ठीक है। और फाइनली हम लोग जाते हैं फिर संन्यास में। सो संन्यास में हम लोग बात करते हैं रिनंसिएशन की, यानी हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं और अपने स्पिरिचुअल गोल्स को पूरा करने लगते हैं, ठीक है। सो ये भी याद रखना, सेवा आश्रम का पार्ट नहीं है, ओके। सेवा करना, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू योर चैरिटी थिंग,
बट ये आपके 4 आश्रम जो इंपॉर्टेंट हैं उसमें नहीं आता है। ओके, सो ये बाकी के याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल। और BHU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे एंट्रेंसेस में भी क्वेश्चन आ चुका है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इन विच ईयर मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट वॉज पास्ड। सो मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट पास कब हुआ था, ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे एक्ट ऑफ 1955, 56 बस ऐसे दिया है। सो इसका मतलब जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनके ईयर आपको याद करने हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा एक्ट ऑफ 1939। वाई? बिकॉज देयर इज अ एक्ट डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, वो 1939 में ही आया था। ओके, मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट में 2 ही एक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपसे सीधा सीधा यही पूछ लें, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, जो कि आया था 1939 में। ओके, और इसके बाद एक और एक्ट है जो आप लोग याद कर सकते हो, दैट इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, यानी मुस्लिम वुमेन एक्ट ऐसे भी बोलते हैं इसको। इट इज़ 1986। ठीक है, सो एक एक्ट है जो 1939 में है, दूसरा एक्ट है जो 1986 में है। ये दोनों एक्ट हैं जो आप नाम याद रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 1955 की अगर हम बात करें, सो एक्ट ऑफ 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट है। ओके, प्लीज रिमेंबर, हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, 1956 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हिंदू। ये सारे एक्ट हैं जिनके ईयर आपको याद रखने हैं, एनटीए बहुत पूछता है। ठीक है, नेट में भी पूछता है तो यूटीपीजी में भी पूछता है। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट ना। 1946 में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं मुझे मिला जो फैमिली रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड हो, बट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट मुझे मिला जो आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट से आपके में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, सो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल पेपर है 2019 का। देखो, हु डिस्क्राइब्ड रिचुअल रैंकिंग ऑफ जाति सिस्टम बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन। सो प्योरिटी एंड पोल्यूशन यू ऑल नो, नन अदर देन लुई दूमो। एंड लुई दूमो की एक फेमस बुक है होमो हायरार्किस, जो मैंने आपको कई बार बताई है इसी प्लेटफॉर्म पे। आपको याद रखना है ये क्योंकि एग्जाम में आती है। ठीक है, होमो हायरार्किस 1966 में आई थी ये। ओके, नाउ लुई दूमो इज अ फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये भी याद रखना, ही इज अ फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ICDS was first launched in the year 1973, 74, 75 या फिर 76. So please remember it was launched in 1975. Now what is the full form of ICDS, ये भी आपको पता होना चाहिए. It is Integrated Child Development Service. ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया है CUET PG में भी और नेट में भी। इसके अलावा प्लीज रिमेंबर इट इज लॉन्च्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड ठीक है, और ईयर तो आपको पता चली गया है 1975, राइट। इसके अलावा इम्प्रूव हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। मोटिव क्या है, इट इम्प्रूव्स हेल्थ,
nutrition and education. Okay, please remember. Now, question number 40. Which program have the objective of reducing maternal and infant mortality by promoting institutional delivery among pregnant women? Now यहाँ पर इन्होंने पूरा नाम भी नहीं लिखा है, सिर्फ उसके शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं. But remember it is A, that is जननी सुरक्षा योजना. Okay, so ये याद रखना, जननी okay, and JSY, sorry, it was launched on, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, अप्रैल 2005. ठीक है, प्लीज रिमेंबर. इसके अलावा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो तो यहाँ पर मेंशन ही है, तो पढ़ लेना यहीं से. क्या है ऑब्जेक्टिव? रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. इसके अलावा ICDS का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया. NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव? इंप्रूविंग रूरल हेल्थ सर्विसेज. ओके, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 41, वेरी इजी क्वेश्चन. अभी हम लोगों ने रिसेंटली इसको करा था नेट के PYQ में भी ना. पिट्रिम सोरोकिन साइक्लिकल थ्योरी ऑफ चेंज की बात करते हैं. कौन से 3 चेंजेस की ये बात करते हैं? तो प्लीज रिमेंबर इट इज आइडिएशनल, आइडियलिस्ट एंड सेंसेट. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आगे भी आता है. अच्छा, ये सोशल चेंज में तो आता ही है, बट इन्होंने इस सोशल चेंज में टाइप्स ऑफ कल्चर की बात की है. ये चीज भी याद रखना, यानी आइडिएशनल, आइडियलिस्ट, सेंसेट, दीज आर द टाइप ऑफ कल्चर एज वेल. मीनिंग सेम है, बस टाइप्स ऑफ कल्चर में भी आएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 42 देखो, व्हाट चेंज संस्कृताइजेशन ब्रिंग. इसमें से कौन सा चेंज है जो संस्कृताइजेशन में हमें देखने को मिलता है? यू ऑल नो संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज गिवन बाय MN श्रीनिवास. राइट, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया भी है, यूट्यूब पे है. सो अगर आपको नहीं पता संस्कृताइजेशन क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो यू गाइज शुड वॉच दैट वीडियो. नाउ, चेंज ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर, चेंज द कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर, चेंज द सब कास्ट स्ट्रक्चर एंड नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, नन ऑफ द अबव. व्हाई? बिकॉज संस्कृताइजेशन में कोई स्ट्रक्चरल चेंज होता ही नहीं है. ओके, नो स्ट्रक्चरल चेंज. क्या होता है फिर? सिर्फ पोजिशनल चेंज होता है. राइट, एक जो ओनली पोजिशनल चेंज. ठीक है, या फिर यू गाइस कैन से स्टेटस में चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता. इसका मतलब है कि आपकी जो कास्ट है वो वही रहेगी, आपका सोसाइटी में थोड़ा सा अपग्रेडेशन जरूर हो जाएगा, बट आपका स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा, कास्ट आपकी नहीं बदल जाएगी. ओके, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड पेयर्स. इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड है और कौन सा है जो हमें हटाना है? देखो, संस्कृताइजेशन की बात MN श्रीनिवास करते हैं, अभी मैंने बताया. लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन की बात कौन करते हैं? मैकिम मेरियट करते हैं. ब्राह्मणाइजेशन के बारे में बात करते हैं योगेंद्र सिंह, बट पैरोकिलाइजेशन के बारे में FG बेली बात नहीं करते हैं. पैरोकिलाइजेशन के बारे में भी बात कौन करता है? मैकिम मेरियट. यूनिवर्सलाइजेशन एंड, और उस हिसाब से देखो ना तो लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में भी रेडफील्ड बात करते हैं, ये भी है. बट क्योंकि यहाँ पर रेडफील्ड नहीं है, बट एक चीज़ ये भी है कि लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन को मैकिम मेरियट ने आगे जाके बढ़ाया था. ठीक है, सो बी ऑप्शन रहेगा. यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ABC. ठीक है, सो सबसे एलिमिनेटिंग ऑप्शन जो है वो है D, इसीलिए हम लोग इसको हटा के ABC टिक करेंगे. ओके. Now, question number 44. Who among the following studied social and economic change of caste village in Odisha? किसने सोशल और इकोनॉमिक चेंज पे स्टडी किया था, कास्ट पे, उड़ीसा के एक विलेज पे? उस विलेज का नाम भी मैं आपको बताऊंगी.
Yogendra Singh, K.N. Kapadia, Iravati Karve, and F.G. Bele. Now, the correct answer here is F.G. Bele. Please remember guys, F.G. Bele की एक बहुत famous book ही है, that is Caste and Economic Frontier. सो देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जिन लोगों को ये बुक का नाम पता होगा उनके लिए ये फिर भी इजी रहा होगा, राइट। और इस बुक में इन्होंने जिस विलेज पे स्टडी किया है दैट इज बिसी पारा विलेज। ओके, सो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 45, हु बिलीव्स इन सोशल डार्विनिज्म? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एवोल्यूशनिस्ट। वी ऑल नो, हम लोगों ने स्पेंसर के बारे में जब पढ़ा है तो ये पढ़ा है, राइट। प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 इज ऑल्सो वेरी इजी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पढ़ाया है और बहुत रिपीट हुआ है नेट में भी ये। अच्छा, ये कारी मार्क्स नहीं है गाइस, ये कार्ल मार्क्स है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर देखो बहुत ईजिली दिया हुआ है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म पहले पे आएगा, फ्यूडलिज्म दूसरा, देन कैपिटलिज्म एंड देन सोशलिज्म। सो ए बी सी डी ऑप्शन जो है वो सही है। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 47। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओगे। देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है इन्होंने कहा जो सही है। पहला है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू चेंज इन कल्चर, तो ये बात बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से हमारा कल्चर चेंज हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब से मोबाइल फ़ोन्स आए हैं आपने देखा होगा कि लोग टेम्पल्स में या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे लोग रील बना रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा राम मंदिर है या कोई भी मंदिर है वहाँ पर जाके लोग जा ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको रील बनानी है, राइट। सो टेक्नोलॉजी आई, एंड्रॉयड फ़ोन आया, उसकी वजह से हमारे कल्चर में काफ़ी चेंज आ गया। लोग अब उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वर्शिप की जगह वो वहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और मटीरियलिस्टिक की तरफ ज़्यादा फोकस हो रहा है उनका, राइट। नाउ ऐसे ही चेंज इन कल्चर लीड्स टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही है। जिस तरीके से हमारा कल्चर होता है वैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी होती है, राइट। सो ये दोनों ही पॉइंट जो हैं वो सही हैं। बट थर्ड पॉइंट देखो कि चेंज इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। सो इस सेंटेंस में तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है कि टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, लिखने की भी क्या ज़रूरत थी, राइट। सो ए और बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। सी इज़ विदाउट एनी लॉजिक, नो लॉजिक, सो ये हो जाएगा एलिमिनेट। Okay, please remember. Now question number 48, who coined the concept of rural urban continuum? So rural urban continuum किसका concept है? Very easy, the correct answer is A, that is Robert Redfield। और बर्जेस की एक famous theory है, that is concentric zone theory। concentric zone model या theory, ठीक है, पढ़ाऊंगी मैं आपको ये, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लुइस वर्थ की अगर हम बात करें तो इनका फेमस सेइंग है, अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। रॉबर्ट एजरा पार्क की अगर हम बात करें सो ही टॉक्स अबाउट अर्बन इकोलॉजी। ओके, ये आ भी चुका है CUET PG में। सो देखो जितने भी ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में दिए होते हैं वो ऑप्शंस को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन में जो करेक्ट है बस उतना पढ़ लिया, नो, यू हैव टू सी दी ऑप्शंस एज वेल, ओके। और ये वाला जो अप्रोच है ना, ये किसी भी एग्जाम में आप फॉलो कर सकते हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो कोई भी हो, गेट एग्जाम हो। PYQs करने का मतलब गाइस ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन कर लिया, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको उसके ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे, ओके। देखो विच ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज लिबरल। नाउ इस पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं फेमिनिज्म की क्लास लेने वाली हूँ बहुत जल्द, सो हम लोग वहाँ पर ये सब एनीवे पढ़ेंगे, ओके। Now, question number 50 देखो, which of the following does not belong to GH Mead conception of socialization? इनमें से कौन सा है जो GH Mead का थ्योरी जो है सोशलाइजेशन का उससे रिलेटेड नहीं है? मैंने ऑलरेडी थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखी हैं, सो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। देखो प्ले स्टेज, गेम स्टेज, रोल टेकिंग ये सब होता है बट एडोलसेंस नहीं आता है किसी भी स्टेज में, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ओके। Now, see question number 51. Which of the following is not a characteristic of an institution? इनमें से institution का characteristic कौन सा नहीं है? It is system of norms, it meets basic needs, it comprises of a group of people and ideologies. So यहाँ पर ideologies जो है वो institution का feature नहीं होगा। ideology की कोई भी बात हम नहीं करते हैं institution से related, okay?
Question number 52. Who gave the concept of social distance? Now social distance actually एक scale है जो दी है बोगार्डस ने. Please remember to measure social distance. इसके अलावा सुमनर का जो सबसे important concept है वो है ethnocentrism, right? And Merton talks about strain theory. और भी हैं Merton के concepts. If you guys know, you can tell me in the comment section also. Okay? Then Veblen के बारे में you all know, conspicuous consumption. Question number 53. Which of the following is not a formal agency of social control? इसमें से कौन सा है जो formal agency नहीं है social control का? Law, education, media, खाप पंचायत. So please remember it is D, that is खाप पंचायत. खाप पंचायत is actually traditional body, okay? जो कि villages या rural इंडिया में हमें देखने को मिलता है. Traditional body, ठीक है? Please remember. क्वेश्चन नंबर 54 अगेन वेरी इजी. इसमें से कौन सा है जो आपको पॉजिटिविज्म से रिलेटेड नहीं लग रहा है, यानी पॉजिटिविज्म के बारे में नहीं है? देखो, साइंस शुड बी कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेबल एंटिटीज. ये सही है क्योंकि पॉजिटिविज्म में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हमें साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, राइट? इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, तो ये भी सही है क्योंकि साइंस में मैंने आपको बताया है एम्पिरिज्म प्लस रैशनलिज्म, राइट? सो एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन infer laws that explain the relationship between observed phenomena, ये भी सही है. बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. पॉजिटिविज्म में हम लोग कॉमन सेंस की कोई बात नहीं करते हैं, राइट? Question number 55. Which of the following thinker believed that modern ways would imprison us in a steel hard cage? So किसने कहा था ये कि ये जो मॉडर्न वेज हैं, मॉडर्न तरीके हैं, ये हमें एक दिन इम्प्रिजन कर देंगे एक स्टील हार्ड केज में? वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज मैक्स वेबर. मैंने आपको नेट के जो PYQ वाली सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको बताया था इट इज आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी. यानी सब कुछ इतना मॉडर्न है, इतना रैशनल है कि हम लोग एक आयरन केज में फंस चुके हैं जहां पर हमें हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 56. इसमें से कौन सा है जो इंस्टीट्यूशन नहीं है? Caste, class, marriage, nation. So please remember, class is not a institution. Rather, class को हम लोग social stratification में पढ़ते हैं, right? Question number 57. The difficulty people face in meeting their role obligation is called. रोल ऑब्लिगेशन को मीट करने में जब हमें प्रॉब्लम हो रही होती है, रोल को फुलफिल करने में जब हमें प्रॉब्लम हो रही होती है, तो फिर ये किस में होगा? एक सिंगल रोल की बात यहाँ पर हो रही है. स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल स्ट्रेन या फिर रोल फेलियर. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रोल स्ट्रेन. रोल स्ट्रेन में हम लोग एक रोल को ठीक से जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें दिक्कत हो रही होती है, तो वहाँ पर रोल स्ट्रेन आता है. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय विलियम जे गुडी. Okay guys, please remember this. Question number 58. According to Durkheim, mechanical solidarity is based on what? Similar occupation, consensus, similarity in belief या फिर increased specialization of task. So please remember guys, it is D, that is increased specialization of task. मैंने आपको पढ़ाया है mechanical solidarity में कहीं पर भी हम division of labor की बात नहीं करते हैं, right? Division of labor is a feature of ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो कि बाद में आता है. सो इट इज रिलेटेड टू योर ऑर्गेनिक. राइट? मैंने आपको पढ़ाया है. जिन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई प्लीज सॉलिडारिटी वाली क्लास जरूर देखो, ओके? क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल क्लास? सोशल क्लास के टॉपिक में हम लोग इसमें से क्या चीज है जो नहीं रखेंगे सोशल क्लास में? इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन. सो द करेक्ट आंसर इज रिलीजन. क्लास में कहीं पर भी रिलीजन का कोई बात नहीं होता है, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 60. अकॉर्डिंग टू वेबर, क्लास इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय वन
मार्केट पोजीशन, स्टेटस, कास्ट, रोल, प्लीज रिमेंबर इट इज मार्केट पोजीशन। ये मैंने आपको पढ़ाया है नेट पीवाईक्यू सीरीज में, हम लोगों ने मार्केट पोजीशन पढ़ा हुआ है, राइट। और जो फाउंडेशन बैच से हैं उनको भी पता है मार्केट पोजीशन क्या है, राइट। सो जिनको नहीं पता है प्लीज यूनिट वाइज जो पीवाईक्यू चल रहा है नेट का उसके क्वेश्चंस देखो, वहाँ वेबर के क्वेश्चंस में मैंने आपको मार्केट सिचुएशन पढ़ाया है। मार्केट पोजीशन या मार्केट सिचुएशन दोनों सेम ही होते हैं, ओके। Question number 61. Which of the following is the product of cooperative movement? Amul, Britannia, Haldiram, Nestle. Please remember it is Amul. Now यहाँ पर कुछ बेसिक से अब जीके टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग वो भी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, अगेन वेरी बेसिक एंड जीके क्वेश्चन। एपेक्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होता है? तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज जिला परिषद, ओके। मैं आपको एक वीडियो में पढ़ाऊंगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आई थिंक 30 मिनट्स में इट विल बी डन। सो इट इज़ अ ईजी टॉपिक और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है यहाँ से जीके, सो इसको प्रिपेयर कर लो, ओके। जब मैं पढ़ाऊंगी तो एक बार उस वीडियो को भी देखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 63, NRLM was launched in 2011, 12, 13 या फिर 14? So please remember it was June 2011 जब ये NRLM लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये NRLM क्या है इसका फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है। It was launched by मनमोहन सिंह, ओके। मुझे इसका फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 64, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म पॉलिसी इन इंडिया? इनमें से कौन सा है जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी इंडिया की जो है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है? लैंड सीलिंग, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, अबॉलिशन ऑफ टेनेंसी या रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी? सो प्लीज रिमेंबर गाइज यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी, क्योंकि अबॉलिशन की बात नहीं की जाती है, यानी टेनेंसी को खत्म करने की बात नहीं की जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 65, डैश स्कीम डज नॉट प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी? इनमें से कौन सा है जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी की बात नहीं करता है? तो प्लीज़ रिमेंबर गाइज इट इज़ डी। ना यहाँ पर सारे जो फुल फॉर्म्स हैं वो आपको मुझे कमेंट में बताने हैं, ठीक है। मैं आपको एक बता देती हूँ, दैट इज़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ओके, एंड दिस was launched on 1 April 2016, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है अफोर्डेबल हाउसिंग, ओके। सो ये लाइवलीहुड की डायरेक्टली बात नहीं करता है। प्लीज रिमेंबर इन सबके फुल फॉर्म्स मुझे बताओ कमेंट में। नाउ यहाँ से क्वेश्चंस जो स्टार्ट होते हैं गाइस वो हैं सोशल वर्क के। मैंने आपको बताया पहले के टाइम पे सोशोलॉजी और सोशल वर्क के लिए एक ही पेपर होता था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर सोशल वर्क के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं। नाउ जो लोग सोशल वर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CUET PG सोशल वर्क से देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर आप लोग CUET PG सोशल वर्क का सिलेबस देखोगे तो वो सारे टॉपिक्स अलग हैं, ठीक है, चेंज हो गया है। तो ये देख लेते हैं आंसर्स, बट रिपीट नहीं होगा, सो इसको इंपॉर्टेंस मत देना, ठीक है। देखो, हाउ मेनी मैथड्स आर देयर इन सोशल वर्क? प्लीज रिमेंबर 6 होते हैं टोटल, 6 मैथड्स आर देयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 67, द ग्रुप इन सोशल ग्रुप वर्क इज स्पॉन्टेनियस, डिसयूनाइटेड, फॉर्म्ड इन अ प्लान्ड मैनर, डिसऑर्गेनाइज। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है सी, दैट इज इट इज फॉर्म्ड इन अ प्लान्ड मैनर। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क प्रोसेस? सोशल केस वर्क प्रोसेस एक टॉपिक है अपने आप में जिसमें कि कंटेंट एनालिसिस नहीं आता है, ठीक है। आपको इसमें डेप्थ में नहीं जाना है गाइस, नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ओके। मैं चाहती तो मैं नोट्स लाके इसको एक्सप्लेन कर सकती थी, बट कोई पॉइंट ही नहीं है जब यहाँ से क्वेश्चन आना नहीं है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 देखो, फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एम्स एट व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल, इंटीग्रेशन ऑफ क्लासरूम लर्निंग विद फील्ड प्रैक्टिस, डेवलपमेंट ऑफ सर्विस मेंटालिटी, डेवलपमेंट ऑफ करियर ओरिएंटेशन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्लासरूम लर्निंग विद फील्ड प्रैक्टिस, ओके। नाउ यहाँ पर देखो है, हु इज द मेन पर्सन यू कैन से ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया? So the correct answer is C, that is सर दोराबजी टाटा, ओके। इसके बाद देखो है कि सोशल वर्क एजुकेशन कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, सो इसका आंसर भी याद रखो,
इट इज़ सी, दैट इज़ 1936। और सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी था वो टिस ही था, ये भी है, टिस में ही सबसे पहले सोशल वर्क आया था। ओके, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट जो सोशल वर्क वाले याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सोशल वर्क का भी है तो सोशोलॉजी में भी आता है, सो ये आप लोग देख सकते हो। दिस मैथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन सेंसस, सेंसस में कौन सा मैथड इसमें से यूज होता है? केस स्टडी, सर्वे, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, डेवलपमेंटल। वेरी इजी क्वेश्चन, सर्वे यूज होता है, ठीक है, याद कर लो इसे क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 13, फादर या मदर ऑफ सोशल वर्क कौन है? सो वो हैं जेन एडम, प्लीज रिमेंबर, सोशल वर्क वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, अगेन फ्रॉम सोशल वर्क, सोशल एक्शन किस लिए होता है? सो ये बेटरमेंट के लिए होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोलॉजिकल मूवमेंट? सो इसमें से कौन सा इकोलॉजिकल मूवमेंट नहीं है? पानी पंचायत, चिपको, भूदान, प्लक एंड प्लांट। सो प्लीज रिमेंबर इट इज भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट इज अ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, इट इज अ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट एंड जो पर्सन इससे एसोसिएटेड हैं वो हैं विनोबा भावे। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। और ये बेसिकली था कि कैसे लैंड ओनर्स को अपना जो लैंड है वो लैंडलेस पीपल को देना चाहिए। भूदान यानी भू जिसको हम लोग लैंड कहते हैं उसका दान कर देना, ठीक है, उसको दे देना। तो ये चीज़ इसमें थी, ना कि इसमें कोई भी इकोलॉजिकल बात थी। सो यही होगा करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 76, who said that society is a web of social relationship? You all know it is MacIver. Very easy question. Question number 77 is also easy. Satya Shodhak Samaj is related to Jyotiba Phule. It was founded actually by Jyotiba Phule. तो इसको याद रखना. Okay. Now this question is also very easy. LAN का full form पूछा है, which is local area network. Now दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आपका जो कंप्यूटर वाला टॉपिक है ना सीयूईटी पीजी का लास्ट यूनिट ऑफ रिसर्च, सोशल रिसर्च यूनिट, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो इन्होंने पूछा है इसमें से कौन सा है जो डेटाबेस मैनेजमेंट का नहीं है। सो वी ऑल नो पावर पॉइंट पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं डेटाबेस रिलेटेड। नाउ SPSS का जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। ओके, ऐसी चीज़ों के फुल फॉर्म आते हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 देखो, मूक का फुल फॉर्म पूछा है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर वाले टॉपिक में आ सकता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए, यानी एक मिनट, नॉट ए, डी होगा, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना, एग्जाम में देखो कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। ऑनलाइन ओपन नहीं होगा, ओपन ऑनलाइन होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड। नाउ ये एक चीज़ का फुल फॉर्म है जो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पढ़ते होंगे या कभी ना कभी कोर्स वगैरह किया होगा। स्वयं जो है ये बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। इट इज़ एक्चुअली ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं ये फुल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 अगेन, स्वयं प्रभा DTH चैनल फॉर एजुकेशन। नाउ दिस क्वेश्चन गाइज आई कुडंट फाइंड द आंसर। कुछ सोर्सेज में मुझे ए मिल रहा था, कुछ सोर्सेज में मुझे बी मिल रहा था, सो आई रियली डोंट नो। आई विल कीप दिस क्वेश्चन इन डाउट। इफ़ यू गेट टाइम, अगर आप लोग को टाइम मिले तो आप लोग इस पर थोड़ा सा सर्च करना और देखना क्या होगा इसका आंसर। ओके, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर क्या होगा, सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 देखो, नाउ रेड ट्राइंगल किस चीज़ का सिंबल है? तो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ फैमिली प्लानिंग का सिंबल, बट ये इन्वर्टेड ट्राइंगल होता है। इन्वर्टेड मतलब ऐसा, ओके, सो इन्वर्टेड। काफ़ी अजीब क्वेश्चन था ये, क्योंकि और भी चीज़ों को सिंबलाइज कर सकता है रेड ट्राइंगल, राइट। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, इंडक्टिव लॉजिक स्टडीज द वे इन विच अ प्रेमाइस में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम इंडक्शन। सो इंडक्शन में क्या होता है, वी गो
फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, राइट। हम लोग इंडक्शन मेथड में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, राइट, और फिर हम थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे एक प्रेमाइस है, मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने एक चीज निकाली दैट ऑल गर्ल्स आई हैव सीन आर लायर। ऑल गर्ल्स आई हैव सीन, ठीक है। मैंने जो भी गर्ल्स ऑब्जर्व की, ऑल गर्ल्स आई हैव सीन आर लायर, ठीक है, वो क्या है? लायर है। अब इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? देखो प्रमाइस क्या है? प्रमाइस इज अ ऑब्जर्वेशन दैट आई डिड, ठीक है, और कंक्लूजन क्या होगा? जो उससे मैंने थ्योरी बनाई। तो मैं थ्योरी क्या बनाऊंगी? दैट ऑल गर्ल्स आर प्रोबेबली लायर, ठीक है। मैंने ये थ्योरी बना दी। अब ये थ्योरी जो है वो कोई गारंटी तो नहीं है ना कि सारी लड़कियां झूठ बोलती हैं, राइट। इट इज़ नॉट गारंटीड। नो गाइज, यहाँ पर ये जेंडर डिबेट मत स्टार्ट कर देना कि मैम ऑल बॉयज़ क्यों नहीं लिया, गर्ल्स ही क्यों लिया, ठीक है। इट इज़ अ जनरल एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ भी ऐसा बॉय गर्ल वाला थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो अब मान लो ये जो मैंने थ्योरी बनाई कि ऑल गर्ल्स आर प्रोबेबली लायर, सो ये गारंटीड नहीं है, ये गलत भी हो सकती है, राइट। हम लोग कार्ल पॉपर के थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि कोई भी थ्योरी जो होती है वो फॉल्सिफाइड हो सके, दैट मीन्स उसको दूसरा इंसान फॉल्स बता के अपना कुछ नया बता सके। योर अंडरस्टैंडिंग? अगर कोई थ्योरी यूनिवर्सल हो जाएगी, उसके पीछे कोई फॉल्सिफिकेशन ही नहीं होगा, गलत ही नहीं कर पाएगा उसको कोई, तो फिर वो एक थ्योरी होगी ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर ऑल गर्ल्स आर प्रोबेबली लायर कैन बी चैलेंज्ड। तो ऑप्शन देखो क्या होगा? इट सपोर्ट्स एंड इंटेल्स अ कंक्लूजन। ये सपोर्ट तो करता है, इंटेल करता है कंक्लूजन को, बट गारंटी कोई नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ए ओनली, ठीक है। ये चीज याद रखना। बाकी के ऑप्शन देखो क्यों नहीं होंगे? नॉट सपोर्ट एंड इंटेल अ कंक्लूजन, तो सपोर्ट तो करेगा क्योंकि मैंने देखो प्रेमाइज जो बनाया दैट ऑल गर्ल्स आई हैव सीन आर लायर, दैट कैन सपोर्ट द कंक्लूजन दैट आई मेड, राइट। नीदर सपोर्ट नॉर इंटेल, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, दोनों चीजें नहीं आ रही हैं इसमें। सपोर्ट अ कंक्लूजन विदाउट इंटेलिंग इट, तो हम बिना प्रेमाइज के कैसे कंक्लूजन को इंटेल कर देंगे? सो ये चीज भी है। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो है ए, ओके। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस गाइज। इतना अजीब सा क्वेश्चन वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, बट हाँ पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इंडक्शन में हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं और फिर थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 देखो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर टू मीट द रिसोर्स रिक्वायरमेंट, एनर्जी कंजम्पशन, CO2 एमिशन, फॉरेस्ट कवर। सो द करेक्ट आंसर इज ए, जहां पर हम लोग एरिया देखते हैं प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर का, ओके। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर सोशल वर्क पार्ट ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 देखो। हाइपोथेसिस क्या होता है? क्या वो एक लॉ होता है? नहीं। क्या वो एक पोस्टुलेट होता है? नहीं। क्या वो एक कैनन होता है? नहीं। वो एक सपोजिशन होता है, मतलब ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड। प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 87। The word सर्वोदया took shape in Gandhi's mind in 1905 when he read, कौन सी बुक पढ़ी थी उन्होंने? Please remember it was B, on to this last, okay। क्वेश्चन नंबर 88, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सोशल वर्क का क्वेश्चन है अगेन ये। रोल ऑफ मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आर कॉल्ड, इज कॉल्ड ब्रोकर रोल। क्या होता है ये सब? इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, क्वेश्चन नहीं आएगा, सो जस्ट स्किप दिस, ओके। Question number 89 again from social work. The principle of social work are framed on the basis of what? So please remember it is based on social work values. Okay, not important, you can skip. क्वेश्चन नंबर 90 फिर भी आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा जीके ओरिएंटेड है। देखो 2020 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन, सो इट वाज हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके, ठीक है। नाउ अगेन जीके ओरिएंटेड क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? प्लीज रिमेंबर इट वाज बिहार। दिस इज ऑल्सो जीके क्वेश्चन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जो कि हम लोग क्राइम के क्लास में पढ़ेंगे, ये
किस में होता है, यानी कौन से में हम लोग इसको फाइल कर सकते हैं, क्राइम डन बाय इंडिविजुअल या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा, डोमेस्टिक वायलेंस, सो ऑल ऑफ दिस, किसी भी केस में आप, इन सारे केसेस में मतलब आप PIL को फाइल कर सकते हो, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम लोग पढ़ेंगे इसको जब हम लोग क्राइम के बारे में पढ़ेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 93, फॉर्मुलेशन ऑफ सोशल पॉलिसी। हम लोग सोशल पॉलिसी जब पढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम लोग मैक्रो लेवल प्रैक्टिसेस को लेते हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए तो सोशल पॉलिसी नहीं बनती है, पूरी सोसाइटी के लिए बनती है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, मिस्टर कैलाश सत्यार्थी इज एसोसिएटेड विथ विच सोशल मूवमेंट, कौन से सोशल मूवमेंट से एसोसिएटेड है ये। सो प्लीज रिमेंबर इट इज सी, दैट इज बचपन बचाओ आंदोलन, ओके, बचपन बचाओ आंदोलन। Question number 95. POXO Act is related to what? Adult, children, corporate slavery. So please remember it is related to children. Now you have to tell me in the comment section कि POXO Act का full form क्या है. Okay. Question number 96. Which of the following period is marked as the period of population explosion? This is also not very important, but हाँ एक fact है तो आप लोग याद कर सकते हो. So population explosion कब हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा population का बढ़ जाना. The correct answer is C, 1951 से 81 के बीच में. Okay. Question number 97. Again, demographic dividend क्या होता है? Please remember it is when working population outnumbers the non-working population, यानी एक जगह पर working population का ज़्यादा हो जाना. Okay, that is demographic dividend. Question number 98. Again, NFHS का full form, very easy. The correct answer is National Family Health Survey. Please remember. Question number 99. सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ पे होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया है ये ट्राइब की क्लास में भी और भी क्वेश्चंस वगैरह के थ्रू. द करेक्ट आंसर इज MP, ऑलवेज रिमेंबर. और MP के कुछ फेमस ट्राइब्स हैं जैसे भिल, गोंड, इसके अलावा बायगा, कोल, ठीक है. तो इन सब के नाम आप याद रख सकते हो, और भी बहुत सारी हैं, इसको थोड़ा सा गूगल करके भी यू गाइस कैन सी, ओके. बाकी देखो जो ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनके भी देख लेना ट्राइब्स कौन कौन से हैं. Now, question number 100 and last question of today's class. Which of the following is true regarding opening of trade? Opening of trade के लिए क्या सही है, देखो, choice of goods in market started rising, collaborated production saw an upward stride, foreign direct investment increased in developing country. तो all of the above ही होगा, क्योंकि अगर हम ट्रेड को ओपन करेंगे तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो उसके साथ आएंगे, राइट. दीज आर गुड ओनली. नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए. एक चीज़ और है गाइस, इसका जो PDF है ना, वो एक ही PDF मैं अपलोड करती हूँ टेलीग्राम पे, जिसमें कि CUET PG के सारे पेपर्स हैं, तो उसी में मैं इसको भी ऐड कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको बार बार अलग अलग PDFs ना डाउनलोड करने पड़े. सो जो ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन है टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, सो वहाँ पर मैं इसको ऐड करके फिर से अपलोड कर दूंगी, ठीक है. अभी 2020 का पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद मैं इसको वहाँ पर ऐड कर दूंगी, तो उसके बाद फिर CUET PG के सारे पेपर्स हमने सॉल्व कर लिए, कोई भी पेपर नहीं बचा, ओके. नाउ इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग सब्सक्राइब कर लो अगर सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो, सारा कंटेंट आपको हेल्पफुल रहेगा किसी ना किसी एग्जाम में, राइट. दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है जहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो सोशोलॉजी रिलेटेड, आई विल सॉल्व, ओके. नाउ देयर इज़ गोइंग टू बी एन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑन 30th December, ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 30th December. 30 दिसंबर को आपका एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा इसी ऐप पे, तो आपको या तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, या फिर आपको अगर वेबसाइट का लिंक चाहिए तो वो भी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. वेबसाइट पे जाकर आप अपने लैपटॉप में भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो आईफोन हो या फिर एप्पल डिवाइस हो, सब जगह ये ऐप चल जाती है. तो टेस्ट देना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, और टेस्ट ज़रूर देना. ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नेट वाले स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ CUET PG वाले, ओके. चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग.